जय श्री राम एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपके एक नया सब्जेक्ट। नाम क्या है? बिजनेस स्टडीज। क्लास 10th की सारी बातें इग्नोर करो, भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। अच्छा स्कोर किया, एवरेज स्कोर किया, अच्छा स्कोर नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के सारी वीडियोस आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएगा, इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। हमने क्या किया है, सारी वीडियोस, सारे लेक्चर जो है उसको अलग अलग चैप्टर वाइज तो हमने डिवाइड किया ही है, साथ ही साथ हर चैप्टर को टॉपिक के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर रखा है, समझने में इजी हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा लेते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन बेसिकली इस बार इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, बीएसटी के बिजनेस स्टडीज का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि बिजनेस क्या चीज होती है। बरोबर। बिजनेस के लिए हमने टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर की है जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हम ले लेंगे एक्टिविटी, दूसरा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और लास्ट में हम उसके डिफरेंस देख लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट्स हैं इसको एक वीडियो में कवर कर लूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा वीडियो पार्ट नंबर 1। फिर हम आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पे। तो ये दो जो चीजें हैं इसको हम एक वीडियो में अलग से कवर कर लेंगे, ये हमारा बन जाएगा पार्ट नंबर 2। थर्ड पे जब हम आएंगे बेटा तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें आ जाएगा हमारा इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट के लिए हम यहां पे कवर करेंगे मेरे बच्चे बिजनेस रिस्क, उसके नेचर, कॉजेस और टाइप्स। तो ये 4 पार्ट में हम अपने वीडियो को कवर करने वाले हैं। बरोबर? मेरी बात ध्यान से समझना एक एक चीजों का, एकदम बेसिक से। क्लियर? सबसे पहला चीज हमने उठा लिया एक्टिविटी। सिंपल सी बात, जो इंसान पैदा हुआ है वो पक्का कुछ ना कुछ काम तो करेगा। अब सवाल यह है कि वो किस कैटेगरी का काम करता है। हो सकता है मान लीजिए आपके बड़े भैया जॉब पे जाते हैं, आपका छोटा भाई नालायक है, वो क्या करता है, घूमते रहता है, खेलने जाता है, मंदिर जाता है, यहां वहां तफरी करते रहता है। तो जो आपके बड़े भैया जॉब पे जा रहे हैं, सोचो जरा क्यों जा रहे हैं। सिंपल सी बात, वो जॉब पे जा रहे हैं अपनी अर्निंग करने के लिए, लिवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो जो बंदा अपनी लिवलीहुड अर्निंग करने जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां से आप अपनी अर्निंग जनरेट करते हो उसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि कोई डॉक्टर है, एक लेबर है, कोई टीचर है, या आपके भैया जॉब में जाते हैं, कंपनीज में जॉब करने जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी कौन सी एक्टिविटी में कवर अप हो जाएगी, ये सारी एक्टिविटी को हम एक कंसीडर कर लेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है जो आपका छोटा भाई करता है, क्या करता है, तफरी करता है, घूमते रहता है, मंदिर जाता है, अच्छा लड़का है, बुरा लड़का नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, प्लांटेशन का काम करता है और कुछ सोशल वर्क करता है। क्लियर मेरी बात? अब बात को समझना मेरे बच्चे। सवाल यह है कि क्या वो आपका जो छोटा भाई है वो कुछ उससे पैसे अर्न कर पाता है? नहीं। तो क्यों करता है वो ऐसा? एक चीज, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उसको उससे ना संतुष्टि मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि हो सकता है उसके पीछे उसका लव हो, सिंपैथी हो, पैट्रियोटिज्म हो, या मैं बोलूं सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो जब हम इन चीजों पे इन्वॉल्व होके अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? तो मेरे पास एक्टिविटी 2 कैटेगरी की हो गई। पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की यहां पे हो गई कहानी खत्म। बरोबर? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने को समझना है तो ऐसा करते हैं ना, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, आपके स्कूल में आपके एग्जाम में जो टेबल आपको फॉर्म करना है वैसा टेबल मैंने यहां पे फॉर्म कर लिया। हेडिंग लिख लिया डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला डिफरेंस टेबल बना लिया। सबसे पहला टेबल बेसिस का ले लो, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तीसरा
तीसरा कॉलम किसका होगा आपका, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लिखते चलना साथ ही साथ। यहां पे हमने लिखा सबसे पहला टॉपिक, पहला बेसिस, ऑब्जेक्टिव। सोचो ना, आप लोग सोचो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंदा क्यों करता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है? सिंपली अपनी अर्निंग जनरेट करने के लिए, लिवलीहुड अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, ऑब्जेक्टिव उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, बरोबर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हो? लव की वजह से, सिंपैथी की वजह से, पैट्रोटिज्म, सेंटिमेंट्स। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग हो गई। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे, मनी मेजरमेंट। सवाल यह है कि कौन सी एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मली हम मनी में मेजर करते हैं। हम कहीं पे जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब उस पैसे को मेजर करना इजी है, जितना पैसा मिलेगा दैट इज योर अर्निंग। तो उस अर्निंग को आप आराम से मनी में मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बुजुर्गों की हेल्प की, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, आपकी बहन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आपकी कुछ हेल्प करती है, तो जरा बताइए क्या इन चीजों को आप मनी में मेजर कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट देखेंगे मेरे बच्चे, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है मेरे बच्चे? प्रॉफिट जनरेट करना, इनकम जनरेट करना, और वहां पे सिंपल सी बात, मेंटल सेटिस्फैक्शन। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम करने के बाद हमको संतुष्टि मिल जाएगी। जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, खासकर एग्जाम से पहले, क्या लगता है भगवान आपके हिसाब से पेपर को सेट करवाते होंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, बस हमको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हां जी हम मंदिर गए थे, भगवान हमारे साथ है, हमारा पेपर अच्छा जाएगा। बरोबर मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखना जरा, ड्यूरेशन। आप समझे मेरे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ड्यूरेशन कैसा होगा? रेगुलर बेसिस पे होगा। मतलब आप उस एक्टिविटी को रेगुलरली करते होंगे। आपके फादर जॉब पे जाते होंगे, रेगुलर जाते हैं, या फिर जब भी उनका मन होता है मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। बेटा ऐसा कभी नहीं होता ना, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा होता है। जो बिजनेस कर रहा है वो भी रेगुलर बेसिस पे उस चीज में इन्वॉल्व होता है, उस चीज को इग्नोर नहीं करता, बरोबर। लेकिन जो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस पर आप अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हो। जरा बताओ, ये रेगुलर बेसिस पे आप करते हो या ओकेजनली करते हो? ओकेजनली होता है। आप उस चीज को रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हो। खासकर ऐसे काम करते हो जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होता है, जब आप स्पेयर टाइम में इन चीजों को आप परफॉर्म कर रहे होते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेरे बच्चे, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट आपकी अर्निंग पे डिपेंड करेगा। आप अर्न करने के लिए कोशिश करते हो, जबकि आपका जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बस एक ही बात लिखना है आपको, हम अपना एंड रिजल्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन रखेंगे। हमको मेंटली सेटिस्फाई होना है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ये टेबल अच्छे से आप लोग चाहो तो कॉपी में बना लो, नोट कर लो। क्लियर? मैं थोड़ा आगे चलूंगा बेटा। अगले पॉइंट पे अब मुझे लेना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेरे पास आते हैं 3 कैटेगरी के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इंसान कितने कैटेगरी पे इनकम अर्न करता है। आपने अपने घर के आजू बाजू में देखा होगा, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ लोग जॉब में जा रहे होते हैं, और कुछ लोग ना डॉक्टर लॉयर की तरह काम कर रहे होते हैं। अब तीनों को मैं कैटेगराइज कर लेता हूं। सबसे पहला मेरा आ जाएगा यहां पे एम्प्लॉयमेंट। जो लोग जॉब पे जाते हैं, उसको मैं सिंपली बोल रहा हूं यहां पे क्या? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा फिर हम बोलते हैं प्रोफेशन। लास्ट वन इज बिजनेस। अब तीनों को हमने यहां पे यूं ही बस लिख लिया। अब ऐसा करते एक एक करके चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं पे जॉब पे जाके अर्निंग जनरेट करना। क्लियर? सिंपली एम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, उसको आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालोगे। यहां पे एक बॉस होगा, दूसरा उसका सर्वेंट होगा।
तभी वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जो सर्विस एग्रीमेंट है, जॉब का जो लेटर है, वो स्टैब्लिश होना चाहिए, तब जाके वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। जैसे कि कोई भी आदमी अगर किसी ऑफिस में जाके काम करता है तो पक्का उस ऑफिस में उसका कोई ना कोई बॉस होगा, और वो बॉस उस बंदे के सर्विस के बदले, काम के बदले कुछ रेम्युनरेशन दे रहा होगा। तो जितना रेम्युनरेशन बनता है, क्लियर, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाता है कि वो लोग एक पर्टिकुलर पैसे के अगेंस्ट सामने वाला सर्विस ले रहा है और ये सर्विस दे रहा है। इस कैटेगरी के अर्निंग को, इस कैटेगरी के इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं एम्प्लॉयमेंट बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन, सवाल है कि प्रोफेशन होता क्या चीज है? सिंपल ही, प्रोफेशन वो एक्टिविटी है बेटा जहां पे लोग अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल की बतौर, स्किल के बदले अपनी लिवलीहुड, अपनी अर्निंग जनरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि अपने आस पड़ोस में डॉक्टर देखे होंगे, लॉयर देखे होंगे, और टीचर देखे होंगे। क्लियर मेरी बात? तो ये सारे क्या है बेटा? प्रोफेशन है। यहां पे क्या होता है? सिंपली यहां पे आपको ना एक पर्टिकुलर नॉलेज लेना होता है, ट्रेनिंग होती है, और आपकी पर्सनल स्किल भी उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होती है। क्लियर? उसके बदले आप अपनी फीस, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ऐसी चीजों को प्रोफेशन बोला जाता है, और ऐसी चीज में जो बंदा इन्वॉल्व है उसको आप प्रोफेशनल बोलोगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझो मेरे साथ। आप लोगों ने जो मुझे फीस पे किया, सपोज आप लोगों ने मुझे फीस पे किया, तो क्या मैं आपका एम्प्लॉय हो गया? बिल्कुल नहीं। आई एम ए प्रोफेशनल। आई एम प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज। मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। उस सर्विस के बदले जो चार्ज मैं आपसे ले रहा हूं, दैट इज माई फीस ना, दैट इज नॉट माई सैलरी। वो मेरी सैलरी नहीं है, वो मेरा क्या है? फीस है। तो प्रोफेशनल लोग जो चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा फीस। ध्यान से देखो यहां पे। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल होते हैं इनके पीछे कोई गवर्निंग बॉडी भी होती है। गवर्निंग बॉडी इन द सेंस जो उन प्रोफेशनल के कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करती है। जैसे कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके लिए गवर्निंग बॉडी कौन सी हो गई? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पीछे गवर्निंग बॉडी कौन सी हो गई? आपकी IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। गेटिंग अ पॉइंट? अगर कोई लॉयर है, कोई वकील है, तो उसके पीछे गवर्निंग बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या करते हैं? इन लोगों के लिए ये जो गवर्निंग बॉडी है ना, ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स डिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट का होना जरूरी है। समझ में आ गई बात? प्रोफेशनल मतलब जो बंदा उस काम में इन्वॉल्व होगा उसको हम प्रोफेशनल बोलेंगे। बरोबर? लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट, और हमारे आगे के डिस्कशन बस इसी पे बेस्ड होंगे। लास्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस में मतलब, बिजनेस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? चीजों का प्रोक्यूर करना, या तो कहीं से एक्वायर करना, या उसको मैन्युफैक्चर करना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। अगर मैं मोबाइल शॉप ओनर हूं तो बताइए जरा मुझे, मैं गुड्स में डीलिंग कर रहा हूं या सर्विस में? सिंपली मैं गुड्स में डीलिंग कर रहा हूं। मोबाइल गुड्स हो गया। फर्नीचर बेचता हूं, फर्नीचर क्या है? गुड्स है। अभी मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको अपनी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं किस पे डील कर रहा हूं? सर्विस पे। तो गुड्स या सर्विस को प्रोक्योर करना, या फिर जनरेट करना, मैन्युफैक्चर करना, और उसके बदले प्रॉफिट अर्न करना रेगुलर बेसिस पे। तो तीन बातें बिजनेस के लिए याद रखेंगे। सबसे पहला, गुड्स एंड सर्विस का प्रोक्योरमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा। दूसरा यहां पे मेरा मेन मोटिव, ओनली नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं ओनली मोटिव नहीं बोल रहा हूं, यहां पे मेरा मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट करना। और तीसरा बेटा, हम यहां पे अपने बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। यहां पे रेगुलर बेसिस, यहां पे थोड़ी सी बात को समझो। आप सोचोगे सर खरीदना, बेचना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारे अगर बिजनेस हैं तो मैन्युफैक्चर तो मेरे घर में भी होता है।
कल के डेट पे ही मैंने कुछ मोबाइल, मतलब अपना एक मोबाइल अपने फ्रेंड के पास बेच दिया, तो बेचने का काम तो वहां पे भी हुआ था मेरे बच्चे, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे उस काम पे इन्वॉल्व नहीं हो। आपने अकेजनली एक मोबाइल बेचा है। हां, अगर आपका मोबाइल का शॉप होता, रेगुलर बेसिस पे अगर आप मोबाइल बेच रहे होते तो मैं उसको बिजनेस बोलता, लेकिन यहां पे अकेजनली आपने यह कभी कभी मोबाइल बेच लिया, कुछ चीजें खरीद ली, तो हम उसको बिजनेस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वहां पे आपकी एक्टिविटी रेगुलर नहीं है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो, तब जाके मैं उसको बिजनेस की कैटेगरी में डालूंगा। इज दैट क्लियर? अगर बेटा हमको तीनों चीजें समझ में आ गई, बेसिक समझ लिए ना, क्या क्या बोला मैंने, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक। एक काम करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ी चीजें और डेप्थ में समझ में आएंगी। सबसे पहला बिजनेस, बिजनेस फिर प्रोफेशन फिर एम्प्लॉयमेंट। अब सुनना मेरी बात को, सबसे पहला हेडिंग मैंने ले लिया एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है? सिंपली बिजनेस एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की इच्छा पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो बिजनेस स्टार्ट करे, ना चाहे तो ना करे। क्लियर? बट प्रोफेशन के केस में अगर आपको किसी प्रोफेशन का काम करना है, प्रोफेशनल बनना है, तो सबसे पहले आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, उसकी क्वालिफिकेशन को अक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोफेशनल कहलाओगे, तब जाके आप अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो पाओगे, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। गेटिंग पॉइंट? थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टैब्लिश होता है? सिंपली बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जैसे ही सर्विस का रिलेशन स्टार्ट होता है, क्लियर, सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, वैसे ही उनका जॉब एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्वालिफिकेशन। मजे की बात क्या है पता है? बिजनेस के लिए हमको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप भी चाहो तो आप भी बिजनेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आपने कभी शॉपकीपर से उनके डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की है कि वो वाला शॉपकीपर की डिग्री ज्यादा है तो वो अच्छे गुड्स बेचता होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपका जो आप जिसके पास जा रहे हो, जो शॉपकीपर है, वो अनपढ़ हो, इलिटरेट हो। गेटिंग पॉइंट? दूसरा आपका आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में मेरे बच्चे आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लेना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन करना चाहते हो, पहले सीए बनने के लिए आपको एग्जामिनेशन पास करने होंगे। लॉयर के लिए, डॉक्टर के लिए, इन सब के लिए एक पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन, एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए आपको, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल बन के काम कर सकते हो। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का कहानी अलग है मेरे बच्चे, क्लियर? कैसे अलग है? एम्प्लॉयमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन उतनी मायने नहीं रखती जितना बॉस, एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट मायने रखता है। तो बॉस ने, मान लो एम्प्लॉयर ने कोई जॉब की वैकेंसी निकाली, और जॉब की वैकेंसी है डॉक्टर की, बरोबर। अब मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हुआ है, तो मैं क्या उस डॉक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सिंपली यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो जॉब की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तब जाके आप उस जॉब को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थर्ड हेडिंग देखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सोचो जरा, एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल और एक जॉब वाला बंदा, सबसे ज्यादा कैपिटल कहां पे रिक्वायरमेंट होगा? सिंपली बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर? थोड़ा सा कम कहां? प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, हाँ, आप अपनी सर्विस देने जा रहे हो, तो वहां पे आपको खुद को पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है? ब्राइब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना। आप लोग ये मत समझना कि सर जॉब का पाने के लिए भी तो लोगों को घूस देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। अरे बाबा, वो अलग चीज है, अनएथिकल चीजों को हमने बात कर रहे हैं, क्लियर? तो जॉब के लिए आपको किसी भी तरह से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बिजनेस में काफी ह्यूज अमाउंट में आपको कैपिटल, पैसा लगाना पड़ेगा। अगला है रिस्क। हेडिंग क्या है? रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क कहां होगा? सोचो जरा,
बिजनेस में आग भी लग सकती है, चोरी भी हो सकता है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपके मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, लोग आपसे गुड्स नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सारे रिस्क कहां इन्वॉल्व है? सबसे ज्यादा रिस्क कहां इन्वॉल्व है? बिजनेस में। उसके बाद थोड़ा कम रिस्क है प्रोफेशन में। जैसे कि अभी कोरोना में लॉकडाउन हुआ था ना, तो काफी सारे प्रोफेशनल के ऑफिसेस बंद हो गए थे, तो रिस्क तो वहां पे भी है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आपने ना अपने बॉस के साथ सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है, और बॉस ने स्पेशली बोला है कि आपको हर महीने इतने पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे कम रिस्क, नॉमिनल रिस्क किसमें है? एम्प्लॉयमेंट में। आपका काम बिजनेस अच्छे से चले या ना चले, आपको जॉब के अकॉर्डिंग, सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके पैसे मिलते रहेंगे। क्लियर मेरी बात? अगला आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में नॉर्मली कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढेर सारी बॉडीज बनाई है, लेकिन उन्होंने बिजनेस के एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट इशू नहीं किया है। इन केस ऑफ प्रोफेशन, देयर आर सर्टेन बॉडीज जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को रेगुलेट करते, गवर्न करते हैं, और उसी के बेसिस पे उनके कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट में जो बॉस है वही कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करके लोगों को, अपने एम्प्लॉय को बताता है। इसका मतलब यह हुआ, तीनों की अगर मैं समरी की बात करूं तो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन में काफी ज्यादा लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट, और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे मेरे बच्चे, रिवॉर्ड। सिंपली रिवॉर्ड मतलब रिटर्न समझ सकते हो, हमको क्या मिलता है। तो बिजनेस में हमको क्या मिलता है मेरे बच्चे? बिजनेस करने के बाद हमको मिलते हैं प्रॉफिट्स। अगर मैं बात करूं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में फीस मिलती है, फीस, रेम्यूनरेशन जो मिलता है, फी, वो उनका रिवॉर्ड होता है। एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में मिलता है मेरे बच्चे आपको सैलरी, उसको कई लोग वेजेस भी बोलते हैं, बरोबर। सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मिलती है आपको कहां पे? एम्प्लॉयमेंट में। लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क, सेकंड लास्ट, सॉरी, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज पे डील होता है बेटा, उसको हम बिजनेस की कैटेगरी में डाल के रखते हैं। जबकि आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, गेटिंग अ पॉइंट। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे आप अपने बॉस, एम्प्लॉयर के ऑर्डर के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस देते हैं। तो ये इनके नेचर ऑफ वर्क हो गए। अगला पॉइंट देखेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप का मतलब यह हुआ कि क्या हम अपनी ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह चीज बिजनेस में बहुत ईजी है। क्लियर? आप ना बिजनेस में या फिर शॉप में जाते होंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंदा उस बिजनेस का ओनर है, आप बेसिकली वहां पे कमोडिटी, गुड्स या सर्विस खरीदने जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप वहां पे ना बेसिकली ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई डॉक्टर है, आपको उसी से इलाज कराना पसंद है, अब उस डॉक्टर ने अपनी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करना चाहा, तो वहां पे उसको काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लोग उसके पास ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएंगे। आप तो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को जानते हैं ना, गेटिंग अ पॉइंट। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चे। तो यहां पे अगर हम समरी बनाएं तो बिजनेस में आसानी से ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में यह चीज पॉसिबल नहीं होती। तो हमारा यहां तक ये टेबल, ये कंपैरिजन तीनों का कंप्लीट हुआ बेटा, और यहीं पे हमारे पूरे टॉपिक का फर्स्ट वीडियो का पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।